जो केस आया है तकरीबन 2 साल की ताखीर के बाद लगा है, और वो भी इसे रोकने की काफ़ी कोशिश की गई हमारे जज हज़रात की तरफ से। लेकिन बिलाखिर जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम हुई और जो लोग इसको रोकना चाहते थे वो नाकाम हो गए, तो उसके बाद ये केस लगा है। अब इसका जो तारीखी तनाजुर है वो हमें हरगिज़ नहीं भूलना चाहिए, और वो ये है कि 2022 में उस वक्त के जो सदर थे आरिफ अलवी साहब, उन्होंने 186 आर्टिकल जो है आइन का एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन में ये एक रेफरेंस दाखिल किया था, लेकिन साथ ही आर्टिकल 184(3) में बुनियादी इंसानी हुकूक के नाम पे जो उस वक्त हुक्मरान जमात थी वो भी चली गई थी। ये एक अजीब किस्म का उन्होंने हलीम बनाया था। लेकिन जो बुनियादी बात है वो ये है कि फैसले में जो फैसले के मुसन्निफ थे मौजूदा जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, उन्होंने एक तरह से आइन को दोबारा तहरीर कर दिया था। जो आइन में लिखा था कि 63A में, जिसके तहत जो लोग भी अपनी पार्टी के खिलाफ चंद अहम मामलात में अपनी पार्टी के खिलाफ जाएंगे, चाहे वजीर आला या वजीर आजम का इंतखाब हो, मनी बिल हो या आईनी तरमीम हो, ये 3 शराइत हैं। तो एक प्रोसेस के जरिए जो पार्टी के सरबराह हैं वो स्पीकर के थ्रू, इलेक्शन कमीशन के थ्रू उनको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, उनकी नाअहली के लिए प्रोसेस शुरू करेंगे, उसमें उनको अपील का हक होगा वगैरह वगैरह। इस सब को उठाकर उन्होंने फेंक दिया था, और बुनियादी मकसद उस वक्त जो हमजा शरीफ जो अदम एतमाद के नतीजे में मुंतखब हुए थे उनको हटाना था, और उसमें वो कामयाब रहे थे। ये एक तरह से ये एक पुराना केस है, लेकिन अब इस पे बहुत सारी बहसें चल रही हैं कि जी वो इससे वो हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी वगैरह वगैरह। लेकिन जो इसमें बड़ा नुकसान है, अगर ये फैसला तब्दील नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई जमात अपनी अक्सरियत से एक दफा हुकूमत बना ले तो जब तक वो टेन्योर पूरा न करे उसके खिलाफ कोई अदम एतमाद की तहरीक आ ही नहीं सकती, क्योंकि आपने ये लगा दिया कि जी वो वोट ही काउंट नहीं होगा। हालांकि अगर आप अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देते हैं तो उसकी कीमत अदा करते हैं। नाअहली की सूरत में आप अवाम के पास जाते हैं, जो आपका मुंतखब नुमाइंदा है वो सिर्फ पार्टी का नुमाइंदा नहीं होता, अवाम का नुमाइंदा भी होता है। तो अवाम के पास अगर आप वापस जाते हैं तो मैं समझता हूं कि अब ये एक नवश्ताए दीवार है कि ये जो गलत फैसला था वो तब्दील होने जा रहा है। ठीक है, और आपको लगता है कि अगर रिवर्स हो जाए तो उसमें कोई गलत बात नहीं है? मोहम्मद आदिल साहब, जो बात इस वक्त मुर्तज़ा सोलंकी कर रहे हैं, यही बात सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ जो दलाइल जजेस कमेटी के सामने रखे गए और उस पर बात होती रही, वो एग्जैक्टली यही बात है कि अगर ये फैसला रिवर्स हो भी जाता है तो कुछ बदलेगा नहीं, बल्कि वो अपनी सही पोजीशन में वापस आ जाएगा। लेकिन बहस वहीं पे दोबारा रुक जाती है कि फिर पार्लिमानी कमेटी का इख्तियार होना चाहिए या फिर सरबराह का इख्तियार होना चाहिए। लेकिन एक तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो मुर्तज़ा साहब ने बात की, और दूसरा जो जस्टिस मुनीब साहब का आज दूसरा ख़त था सीजे के लिए, उसमें उन्होंने कहा है कि पीर को होने वाली मीटिंग वो कानून के मुताबिक नहीं थी, और इस पे जजेस के नाम तो थे लेकिन मेरा इस पर दस्तखत नहीं था। तो वो क्या करना चाह रहे हैं? ये उनका दूसरा ख़त है, उनको सीधा सीधा जवाब भी मिल रहा है सीजे की तरफ से, और ऑन दी अदर हैंड जो इसकी तशरीह हो रही है, जो ये ओपिनियन सामने आ रही है, वो ये कहा जा रहा है कि एक दुरुस्त इक़दाम था जो कि अगर हो जाए तो वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। देखें, आइन का जो एक आर्टिकल है वो आइन के दीगर आर्टिकल्स के साथ उसका रेलेवेंस है, जिसकी बुनियाद पर जो है वो मामलात आगे चलते हैं। जैसे आर्टिकल 63A और 95 और 136 आर्टिकल की बात हो रही है। आज चीफ जस्टिस साहब ने भी इसका जिक्र किया कि अगर आप 63A का जो मौजूदा तशरीह है उस पर अमल करेंगे तो आइन का जो आर्टिकल 95 है और 136 है उसकी फिर कोई
हैसियत नहीं है। तो यानी कि आप एक तरफ एक आर्टिकल की तशरीह कर रहे हैं और दूसरी तरफ 2 आर्टिकल्स जो है वो आप मुअत्तल कर रहे हैं या उसको रीराइट कर रहे हैं। तो आइन अब उस वक्त जब 63A का फैसला बंदियाल कोर्ट्स ने दिया था, उस वक्त तहरीक इंसाफ बेनिफिशरी थी, और अब अगर दोबारा आइन अपनी असल हालत में ये शिके बहाल होती है तो इसकी बेनिफिशरी यकीनी तौर पर हुकूमत होगी। और पीपल्स पार्टी और उनके जितने भी हम ख्याल हैं जो चाहते हैं कि नई आइनी तरमीम आ जाए और उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो आइनी इस्लाहात आ जाएँ, तो इसका फ़ायदा यकीनी तौर पर मौजूदा हुकूमत को होगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले की बात की, तो पाकिस्तान में जो ज़मीर है वो अगर जज का जाग जाए तो वो आइन रीराइट कर देता है, अगर सियासतदान का जाग जाए तो वो अपनी मर्ज़ी और लोटाक्रेसी को जो है वो फ़रोग देता है। तो दोनों सूरतों में जो है गो के ये आइन का हिस्सा है कि आप अगर चाहें तो पार्टी की खिलाफ वर्जी करें लेकिन आपको उस पर सज़ा मिलेगी। लेकिन इस वक्त चूँकि मुस्लिम लीग नून उसके हम जो उसके इत्तेहादी हैं, जो उसके सपोर्टर्स हैं पीपल्स पार्टी, उनके हक में है कि वो एक ऐसी अगर ये फैसला उनके हक में आ जाए और तो वो एक आइन साजी कर सकें, चाहे इसके लिए उन्हें लोटे ही क्यों ना बनाना पड़े, क्योंकि जो असम्बली में सूरत हाल है उसमें तो उसके तहत तो ये नहीं बना सकते, आइन साजी नहीं कर सकते। तो अब जो मामला उसी तरफ जा रहे हैं और यकीनी तौर पर काजी फायज़ ईसा के रिमार्क से और जजेस आज की कार्रवाई से लगता तो यही है, जैसे सोलंकी साहब ने कहा कि ये फैसला रिवर्स हो जाएगा और रीराइट होने का जो एक बयानिया था वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि आगे इसके बाद जो पॉलिटिकल सूरत हाल पैदा होगी और इसके बाद जो अदलिया में एक मज़ीद तकसीम होगी वो उस मुल्क को किस तरफ लेके जाती है। और इफ्तिखार फिरदौस साहब, यहाँ पे आपको याद करवाते चलें कि जब पहले ये फैसला आया था 63A का, और वो भी एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की बेस पे टेकअप किया था कोर्ट ने और फिर ये फैसला दिया था, और आज भी हम इसी तरह की सिचुएशन में खड़े हुए हैं। तो इख्तलाफ करने वाले जजेस ने कहा था कि आर्टिकल 63A में किसी रुकन असम्बली की नाअहलियत का तरीक़ाकार पहले से पूरी जामियत और सरहद के साथ वाज़े करता है, और इससे हटकर अगर कोई तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है तो आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ होगा। वही बात जो हम कर रहे हैं। अगर ये इतना कंफर्टेबली हो जाता है तो इस दौरान जो फैसले हुए, इस दौरान जो बार बार इलेक्शंस हुए, इस दौरान जिन लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया, इस दौरान जिन लोगों को मुनर्फ करार दे के उनको ज़बरदस्ती आज़ाद करार दिया गया और आज़ादी से अपना इलेक्शन नहीं लड़ पाए, वो जो सब इस दौरानिए में हुआ है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा फिर? बिल्कुल बतूल, ये एक रेलेवेंट क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि सोलंकी साहब ने ये बात की कि इसका एक पस मंज़र है, तो उन्होंने पस मंज़र का एक साइड जो है वो बयान किया है। बेसिकली तो पस मंज़र सारी बात का यही है कि जो पॉलिटिकल एक प्रोसेस होता है उसकी नाकामी की वजह से या उसमें जो दरपेश चैलेंजेस थे, आप उसको किसी तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो चूंकि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस अपना काम नहीं कर सकी या उस पे एक्सटर्नल एक ऐसा प्रेशर था एस्टैब्लिशमेंट का कि वो उस तरह की डिलीवरेंस जिस तरह उस टाइम के लोग चाहते थे उस तरह की चीजें जो है उन्होंने करके दी, अब वो उसको अंडू करना चाहते। अब जब आप पॉलिटिकल जो है लोडेड सवालात और पिटिशंस लेकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे या किसी कोर्ट के अंदर भी जाएंगे, चाहे उसका फैसला किसी के पास भी हो, जिस तरह हमारी सोसाइटी जो है वो डिवाइडेड है, उसी तरह के फैसले भी जो है उनकी एक्सेप्टेंस भी जो है वो डिवाइडेड ही रहेगी। तो चाहे उस टाइम पर आपको इख्तिलाफ हो और उसमें जो है एक लीगल बैरियर जो क्रिएट होगा अभी इसको अंडू करने से, उसके असरात भी सारे पॉलिटिकल होंगे। अब इसको कंट्रोल करने के लिए ऑब्वियसली कुछ एक्सटर्नल एलिमेंट्स जो ना पॉलिटिकल हैं और ना अदलिया से रिलेटेड है, जब वो आएंगे सामने, क्योंकि ऑब्वियसली सबको पता है लेकिन कोई इस बारे में खुल के बात नहीं करता कि कहां से ये सारा प्रेशर जो है वो आ रहा है, तो इसमें से मजीद हालात खराब होंगे, बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। अगर 63A को अंडू कर भी दिया जाता है तो शायद ये एक अमेंडमेंट के लिए तो रास्ता खोल लेगा, लेकिन क्या ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस जो इस मुल्क में हमआहंगी का होना चाहिए उसको तरजीह देगा या तरवीज देगा कि नहीं देगा? मेरे ख्याल में तो नहीं देगा। एक और पेंडोरा बॉक्स जो है वो खुल के सामने आ जाएगा। ठीक। अब मुर्तज़ा साहब, आप इसको क्या समझते हैं कि जस्टिस मुनीब जो बार बार खतूत लिख रहे हैं और जस्टिस मंसूर भी नहीं है जजेस कमेटी में, क्या उसकी ये वजह भी हो सकती है कि वो जस्टिस बंदियाल वाला बैगेज नहीं उठाना चाहते, इसीलिए उन्होंने कहा है कि आप हमारी एब्सेंस को नज़रसानी का हिस्सा बना दें, जिसके लिए मना कर दिया सीजे ने?
मे बी दे जस्ट वांट टू स्टे इररेलेवेंट फॉर अ वाइल, और वो मज़ीद किसी लड़ाई में नहीं पड़ना चाहते और अपनी लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं, क्या ऐसा है? नहीं जी, वो तो जस्टिस बंदियाल और जस्टिस एजाजुल एहसन, साकिब निसार, ये तसलसल है, किसी तौर पे भी वो उनसे अलग नहीं है। और जिस तरीके से फैसले आते रहे हैं हमारे अदलिया में, मैं तो और पीछे जाऊंगा इफ्तिखार चौधरी के ज़माने से। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो गैर मुंतखब ग्रोह हैं वो एक अपना अख्तियार जो है वो इस्तेमाल करते रहे हैं पार्लिमान के और सियासतदानों के खिलाफ, जिसका उनको अख्तियार नहीं है। जो बुनियादी बिगाड़ आया था वो 2008-2009 से ही शुरू हो गया था, जब इफ्तिखार चौधरी बहाल हुए और 18वीं तरमीम में जो तरीक़ाकार बनाया गया था, जो कि दुनिया भर के जमहूरी उसूलों के मुताबिक था कि जजेस की तैनाती किस तरह से होगी, तो उस वक्त जो है वो पार्लिमान की कनपट्टी पे बंदूक रख के इफ्तिखार चौधरी ने 19वीं तरमीम करवाई थी जबरदस्ती, और बदकिस्मती से उस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो उनके साथ थी, इफ्तिखार चौधरी के साथ, और उसके नतीजे में ये सारा बिगाड़ जो है वो पैदा हुआ। अब हम उसको भुगत रहे हैं। यकीनन आईनी जो तनाज़ात हैं उसमें जब आप फैसला देते हैं तो किसी को फायदा होता है या किसी को नुकसान होता है, लेकिन जो पार्लिमान का अख्तियार है वो गैर मुंतखब ग्रोहों, अफराद या खुद जजेस के पास नहीं जाना चाहिए। जजेस आइन को तहरीर नहीं कर सकते, और जो पार्लिमान ने जो आइन बनाया है और जो आइन में तरमीम करने का जो अख्तियार है, कानून बनाने का जो अख्तियार है, वो जजेस जो है वो अपने हाथ में नहीं ले सकते। इससे पहले भी 184(3) के तहत जो है वो उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, 2 वज़रा आज़म को घर भेजा है। ये जो जुडिशल मार्शल लॉ है ये ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकता।